बाजार पर विस्तार से चर्चा करने के लिए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं फिनएथिक वेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर एंड सीईओ विवेक कुमार नेगी जी। विवेक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी9 पर। थैंक यू वेरी मच सर फॉर हैविंग मी। सर, जैसा आपने देखा कि आज हम खास तौर पे एसएमईज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए आमतौर पर लोग शेयरों में सीधे निवेश करते हैं, जिसमें हम कैश सेगमेंट को देखते हैं और एफएनओ का विकल्प भी होता है उनके पास, और उसके साथ साथ एक्सपर्ट का रास्ता भी होता है जिसमें म्यूचुअल फंड्स और पीएमएस जैसे जो एडवाइजरीज हैं उनका जो ऑप्शन है वो लोगों के सामने खुला होता है। पर एक विकल्प और भी है, और वो विकल्प भी बीएसई और एनएसई के प्लेटफॉर्म्स पर ही उपलब्ध है, और वो है एसएमई प्लेटफॉर्म, जैसा हमने अपनी स्पेशल रिपोर्ट में डिस्कस भी किया है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो एसएमई यानी स्मॉल एम मीडियम मिड साइज जो एंटरप्राइजेस होती हैं उसमें माना जाता है कि जो ग्रोथ का पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जो छोटी साइज की कंपनियां होती हैं इसमें ग्रोथ की जो संभावना है वो बाकी जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनके मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है? देखिए, मैं इस तरह की काफी कंपनीज के यहाँ काम करता रहा हूँ और पीएससी का जो आईपीएफ है उनके लिए हम लोगों ने काफी ट्रेनिंग्स की हैं और लोगों को एसएमई सेगमेंट के बारे में हमने अवेयर कराने की काफी कोशिश की है। तो काफी सारे कॉन्फ्रेंसेस का मैं पार्ट रहा हूँ और हमें ये पता है कि जितनी भी एसएमई कंपनीज हैं जो लिस्ट होती हैं एक्सचेंजेस के ऊपर, उनको एक ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस करना होता है, उसके थ्रू ही वो पास होकर फिर लिस्ट होती हैं एक्सचेंज के ऊपर। तो अच्छा। कंपनी कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हैं कि बहुत सारे कॉम्प्लायंसेस फॉलो कर रही है, तभी वो एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनी है। देखिए, छोटी कंपनी है तो रिस्क तो रहता है, ये तो मानकर चलिएगा, ठीक है। लेकिन उसमें ग्रोथ पोटेंशियल भी उतना ही रहता है जितना रिस्क रहता है। अगर आपकी कैपिटल रिस्क पर है तो इस तरह के स्टॉक्स मल्टी बैगर भी बन सकते हैं इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। और इस तरह के काफी सारे एग्जांपल्स हमारे सामने भी हैं, जैसा कि आप और मैं डिस्कस भी कर रहे थे कि अगर आप रिटर्न देखें पिछले 1-2 सालों के एसएमई स्टॉक्स के, तो वो बहुत ही बेहतरीन रहे हैं। काफी सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न्स भी दिए हैं यहाँ से। हम्म। ठीक है, जब आप कह रहे हैं कि इनमें रिस्क होता है लेकिन उसके साथ साथ ग्रोथ की भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, तो फिर सर ये बताइए कि ये जो विकल्प है कुछ ज़्यादा ऑप्ट क्यों नहीं करता है, यानी कि ये इग्नोर्ड क्यों है, या ऐसे कहें कि एसएमईज में पैसा लगाने की जो लिमिटेशंस या फिर जो दिक्कतें या रिस्क या फिर चैलेंजेस क्या होते हैं वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे पहली चीज तो अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस की कमी इसलिए है, ये अभी बहुत पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप देखें तो करीब 8-10 साल ही हुए हैं इस कॉन्सेप्ट को मार्केट में आए हुए। हम्म। और जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो भी बनना शुरू हुई हैं, और जैसे सक्सेस स्टोरीज मार्केट में आएंगी वैसे वैसे इंटरेस्ट लोगों का बढ़ेगा। दूसरा, बड़े इन्वेस्टर्स इस तरफ बहुत ज्यादा इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि जनरली इन कंपनीज का साइज काफी छोटा रहता है, और छोटा साइज रहने की वजह से काफी सारे लिमिटेशंस रहते हैं, जिस वजह से बड़े जो फंड हाउसेज हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, एचएनआईज हैं, वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। छोटे इन्वेस्टर क्यों नहीं इन्वेस्ट कर पाते हैं? क्योंकि उनके पास उस तरह का कोई इंफॉर्मेशन टूल नहीं है, उस तरह की कोई रिसर्च अवेलेबल नहीं है कि वो इन कंपनीज में निवेश कर सके। मुझे लगता है कि इसमें रिसर्च कंपनीज और फंड्स मैनेजमेंट कंपनीज काफी बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं लोगों को अवेयर करने का, और इन कंपनीज में निवेश करने के लिए प्रेरित करने। ठीक है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो रिटेल निवेशकों के पास ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, वो एक बड़ी दिक्कत है, जिस वजह से हम देखते हैं कि रिटेल निवेशक ज़्यादा जो एसएमई कंपनीज होती हैं उनमें पैसा नहीं लगा पाते हैं। लेकिन सर, जैसे जो बड़ी कंपनियां होती हैं, जो मेन बोर्ड कंपनियां होती हैं, उनके आईपीओस आते हैं, आईपीओ के इंडेक्स होते हैं बीएसई में, इसी तरह से बीएसई में एक एसएमई आईपीओ इंडेक्स भी है, और पिछले एक साल में अगर हम देखें तो उसका रिटर्न काफी जबरदस्त रहा है। 120% का रिटर्न इस एसएमई आईपीओ इंडेक्स ने दिया है। 2 साल की बात करें तो 116% की तेजी इस इंडेक्स में देखने को मिली है। कई एसएमई शेयरों में अच्छी तेजी देखी गई है, इनफैक्ट कई शेयरों में तो हमने देखा है कि पिछले एक साल से कम के इनफैक्ट टाइम फ्रेम में ही 6-7 गुना तक के जो रिटर्न्स हैं वो भी बनते हुए दिखे हैं। आगे आपको एसएमई शेयरों का क्या भविष्य लगता है? क्या एसएमई शेयरों में निवेश करना चाहिए किसी को? अगर हाँ, तो कोई ऐसे शेयर जो आप हमारे दर्शकों को सुझाना भी चाहेंगे? देखिए, ये एक बहुत ही एनकरेजिंग प्लेटफॉर्म है। जनरली ये कहा जाता है कि पैसा जो मेन बनता है मार्केट के अंदर वो हिडन जेम्स में ज्यादा बनता है। हम्म। जो बड़ी कंपनीज हैं उनमें आपको सिक्योरिटी मिलेगी और एक स्टेबल काइंड ऑफ रिटर्न मिलेगा, वहां पर मल्टी बैगर काइंड ऑफ रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। वो रिटर्न्स आपको हिडन जेम्स में मिलते हैं और उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है।
तो हमें लगता है कि जो ये प्लेटफॉर्म है, ये रिटेल इन्वेस्टर के एक बहुत अच्छा मौका है। पिछले 1-2 सालों के जो रिटर्न है वो ये बताते हैं कि इस तरफ रुझान बढ़ना चाहिए रिटेल इन्वेस्टर का, और रिसर्च एनालिस्ट की मदद से कंपनी सर्च करके इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप देखें ओवरऑल ट्रेंड पिछले 2 सालों का, मेन इंडेक्सेस निफ्टी सेंसेक्स की अगर बात करें तो उनका भी अच्छा रहा है, और एसएमई वाले इंडेक्स का भी परफॉर्मेंस तो बेहतरीन ही रहा है। इन कंपैरिजन टू निफ्टी और सेंसेक्स देख लेते हैं तो उससे तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स रिटर्न्स एसएमई ने दिया है। हम्म। बट इसमें अभी मुझे लगता है कि इसको मेच्योर होने में समय लगेगा, इसमें बड़े इन्वेस्टर्स आने में समय लगेगा, हम्म। और इसको उस लेवल पर ले जाना कि जहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स अवेयर हो, उनके पास रेडिली नॉलेज अवेलेबल हो, इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, तो हम्म। उसमें भी थोड़ा समय लगेगा। बट डेफिनेटली ये एक ऐसा हिस्सा है जहां पर आपको एटलीस्ट अपना 10% पोर्टफोलियो का पार्ट डेफिनेटली करना चाहिए। ठीक है, निवेशकों को जानकारी पहुंचने में, उनको जागरूकता बढ़ाने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन सर क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप इन कंपनियों के साथ मिलते भी हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस भी होते हैं आपके इन कंपनियों को लेकर, तो चूंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं तो मैं ये अपॉर्चुनिटी गंवाना नहीं चाहता कि कोई ऐसा स्टॉक आपकी लिस्ट में, क्योंकि आप तो स्टडी भी करते हैं इन कंपनियों के बारे में, कोई ऐसा शेयर लंबी अवधि के नज़रिए से एसएमई प्लेटफॉर्म से जो आपको पसंद हो, जो हमारे दर्शकों को आप शेयर करना चाहें। सर, एक स्टॉक है जिस पर हमने काफी गहरी रिसर्च की थी, और अभी रिसेंटली वो स्टॉक माइग्रेट हो गया है एसएमई से मेन प्लेटफॉर्म ओके। पर। कंपनी का नाम है ईकेआई एनर्जी लिमिटेड, और ये एक बड़ी ही यूनिक बिजनेस मॉडल वाली कंपनी है। अगर आप देखें तो कार्बन क्रेडिट्स का बिजनेस होता है, जो कि पोल्यूशन से रिलेटेड है डायरेक्टली। जो कंपनीज बहुत ज्यादा पोल्यूशन करती हैं वो कार्बन क्रेडिट प्रोड्यूस करती हैं। जो कंपनीज पोल्यूशन कम करती हैं या उसको हम्म। रोकने में हेल्प कर रही हैं, उनको कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं। मिलते हैं। तो इनके बीच में जो भी कॉम्प्लायंस प्रैक्टिसेस होती है उसके लिए कोई कंपनी नहीं थी। ये ईकेआई एनर्जी बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है इन दोनों कंपनीज को मिलाने का। तो पोल्यूशन ओके। कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है, और कार्बन क्रेडिट्स को मैनेज करने में ये कंपनी हेल्प करती है। तो ये एसएमई प्लेटफॉर्म से मेन प्लेटफॉर्म पर आने के बाद इनके रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 10 टाइम्स का इजाफा हमें देखने को मिला है लिस्ट होने के बाद से। तो हम्म। जब ये लिस्ट हुई थी तो इस कंपनी का रेवेन्यू होता था अराउंड 200 करोड़ के आसपास, और अभी इस कंपनी का रेवेन्यू है 2000 करोड़ के आसपास। ओके। और हमें लगता है कि आने वाले समय में इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल और है, क्योंकि एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, रिसर्च के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो हम्म। 2 लाख करोड़ का कार्बन क्रेडिट्स की ट्रेडिंग होगी बाय 2025। इन नेक्स्ट 3 इयर्स आप ये मान लीजिए इतना कार्बन क्रेडिट का ट्रेडिंग होना है। हम्म। एंड दिस इज ए यूनिक कंपनी विच इज लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज। तो हमने इस कंपनी के रिकमेंडेशन दी है, और हमें लगता है कि ये कंपनी यहां से भी मल्टीबैगर साबित हो सकती है। सो ईकेआई एनर्जी लिमिटेड, इस पर ध्यान रखिए। कोई टारगेट सर 1 या 2 साल के नज़रिए से, या फिर मल्टी बैगर है तो कई गुना हो जाएगा। देखिए सर, इस तरह की कंपनीज में ना आपको पेशेंस रखना होता है। एक तो हाँ। थोड़ा सा लिक्विडिटी की समस्या रहती है, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहती हैं, तो हम्म। काफी बड़े स्विंग्स देखने को मिलते हैं। अभी करीब 1700-1800 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है 5000 रुपए के लक्ष्य अगर आप इसमें लेते हैं तो 3 से 5 साल के अंदर ये लक्ष्य अचीव हो जाना चाहिए। ओके, तो एक चीज़ वो भी हमें समझ आई कि अगर आप एसएमई प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग करते हैं या निवेश करते हैं, तो जो एसएमई कंपनियां होती हैं उनमें अगर आप निवेश करते हैं तो लिक्विडिटी की एक समस्या आती है, और ये जो ईकेआई एनर्जी आपको निवेश के लिए बताया जा रहा है शेयर, इसमें भी यही दिक्कत शायद हो सकती है। लेकिन जागरूकता कम है अभी निवेशकों में, जिस वजह से हम देखते हैं कि वॉल्यूम कम होते हैं। लेकिन अगर आप 3 से 5 साल का नज़रिया लेके चलें तो 1700-1800 वाला जो शेयर है उसमें 5000 तक के जो टारगेट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। ईकेआई एनर्जी ये एक स्टॉक है जिसमें आप निवेश करके चल सकते हैं। चलिए, ये तो एसएमई प्लेटफॉर्म पर बात हुई, एसएमई प्लेटफॉर्म पे कैसे ट्रेड करना है, किन कंपनियों में निवेश किया जा सकता है, उसकी बातचीत हुई। लेकिन सर, अब मैं बाजार पे भी आपसे एक राय लेना चाहता हूँ। खासतौर पे हम फेस्टिव सीजन में एंटर कर चुके हैं, ऐसे में आप हमारे दर्शकों को किन सेक्टर या शेयरों में निवेश करने की सलाह देंगे? मतलब शेयर बाजार में अगली दिवाली तक फेस्टिव शॉपिंग की राय कहाँ होगी आपकी तरफ से? देखिए, मैंने आपको पिछले कुछ प्रोग्राम्स में एक चीज बोला है कि आई बिलीव ऑन द ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया। हम्म। और अगर देखें तो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत स्ट्रांग है।
और डोमेस्टिकली जो रिफॉर्म्स पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट लेकर आई है, उसको लेकर हमें लगता है कि अगले 10 से 15 साल इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटेक्ट रहने वाली है, एंड वी आर गोइंग टू लीड इन द ग्लोबल मार्केट्स। हम्म। तो उसको देखते हुए अभी रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुआ है, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है, और काफी सालों से इसका वेट हो रहा था। हमें लगता है कि लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड स्टॉक्स के अंदर आप निवेश कर सकते हैं। दूसरा, जैसा कि मैंने कहा, कंजम्पशन मेरा फेवरेट सेक्टर रहा है शुरू से, तो कंजम्पशन सेक्टर को आप देख सकते हैं। और हमें ये लगता है कि बैंकिंग में भी थोड़ा स्कोप यहाँ से बनता है, क्योंकि बैंकिंग में सबसे बड़ी चीज जो हुई है, एनपीएस कंट्रोल हो गए हैं। और जो समय था कोरोना का, उसके बाद जो डर था कि कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर में एनपीएस बढ़ सकते हैं, वो डर अब निकल चुका है। तो लॉजिस्टिक्स, डिफेंस, कंज्यूमर ड्यूरेबल और बैंकिंग, हमें लगता है कि एक क्षेत्र आने वाले समय में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, तो डोमेस्टिक फोकस जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें पैसा लगाने की राय दी जा रही है, जिसमें लॉजिस्टिक्स है, डिफेंस है, आपका खपत वाले जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, और उसके साथ साथ बैंकिंग। ये कुछ ऐसे 4 सेक्टर्स हैं जहां पे निवेश किया जा सकता है। लेकिन सर, शेयर बाजार में निवेश से नुकसान को आम बात माना जाता है। शेयरों की कीमतों में गिरावट और बढ़त के लिए निवेशक हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन ऊंची महंगाई के मद्देनजर बढ़ती ब्याज दरों के माहौल में बाजार की उठापटक बहुत से निवेशकों को खलने लगी है। अब आपको क्या लगता है सर, ऊंची महंगाई के दौर में क्या शेयरों में निवेश के बजाय अब किसी और विकल्प को चुन लेना चाहिए? ज़्यादा बेहतर रहेगा जब तक ये डस्ट सेटल हो जाए, ये पूरा जो रिसेशन को लेकर दिक्कतें चल रही हैं, तब तक कुछ और एसेट क्लास में चले जाएं तो बेटर रहेगा? सर, आप इस समय वर्ल्ड की बेस्ट इकोनॉमी में बैठे हैं, और मैं यही मानता हूं कि इंडिया विल बी द फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी इन द नेक्स्ट डिकेड। मैं 1-2 साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डिकेड की बात कर रहा हूं। तो अगर इस तरह की कोई असमंजस है, ग्लोबल मार्केट में दिक्कत है, और इन्फ्लेशन की समस्या की भी आप बात कर रहे हैं, तो ग्लोबली है। हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन काफी हद तक कंट्रोल में है, इंडिया की अगर बात करें तो। तो अगर उसकी वजह से कोई करेक्शन आपको मार्केट में देखने को मिलता है, तो एक एक्युमुलेशन फेज होगा। आपको अच्छे स्टॉक्स कम प्राइसेस पर खरीदने का मौका मिल रहा है। तो हमें लगता है कि आपको पोर्टफोलियो बिल्डअप करना चाहिए ऐसे समय पर, और इंडिया ग्रोथ स्टोरी के साथ इंटेक्ट रहना चाहिए। हमारा जो टारगेट है सेंसेक्स पर 1 लाख का बाय 2025, वो इंटेक्ट है। और हम उसको बार बार यही कहना चाहेंगे कि अगर आप निवेश करते हैं तो 2025 तक रुकिए, या जब तक सेंसेक्स 1 लाख नहीं हो जाता है तब तक के लिए मार्केट में निवेश बनाए रखिए। ओके, तो भले ही ग्लोबल स्तर पर दिक्कतें हैं, लेकिन डोमेस्टिक ग्रोथ स्टोरी को लेके विवेक सर काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। इनफैक्ट जब भी हमसे बात होती है वो हमेशा ये कहते हैं कि बाजार में जो गिरावट का माहौल है, जो उठापटक है या कोई भी कमजोरी है, उसे आप एक्यूमुलेट करने के लिए, यानी कि हर गिरावट पर अच्छे शेयरों में खरीदारी के तौर पे ही देखें इस मौके को। और 2025 तक सेंसेक्स में 1 लाख का टारगेट मुझे पहले भी याद है सर, आपने हमारे साथ कई बार शेयर किया है, और अब भी वो कह रहे हैं कि इंटैक्ट है ये टारगेट 1 लाख रुपए का, 1 लाख पॉइंट्स का सेंसेक्स के ऊपर। और जब सर तक ये लेवल संदीप नहीं। जी, जी। जिस दिन 1 लाख का सेंसेक्स हो जाएगा, उस दिन हम एक स्पेशल शो करेंगे इसको। जरूर सर, मैं आप ही के साथ ये शो करेंगे भी हम। और लगातार हम जैसे आपको बता रहे हैं कि 2025 तक सेंसेक्स का टारगेट विवेक सर लेके चल रहे हैं। जिस दिन ये अचीव होगा उसकी खुशी भी मनाएंगे, आपके साथ भी खुशी को शेयर करेंगे। लेकिन सर, एक जो दिक्कत की बात है, थोड़ा मैं शॉर्टर टर्म के व्यू के हिसाब से आपसे बात कर रहा हूँ, ट्रेडर्स के एंगल से, कि 11 अक्टूबर यानी कि मंगलवार को निफ्टी ने 16,985 का जो 200 डीएमए का स्तर था उसके नीचे की क्लोजिंग दी थी। ट्रेडर्स के लिहाज से सर ये जो स्तर है वो काफ़ी अहम होता है, उसे काफ़ी कीनली ऑब्जर्व करते हैं उस शेयर उस लेवल को। अब अगला जो अहम लेवल है वो 16,788 के आसपास का है, जो कि 100 डीएमए का लेवल है। अक्टूबर महीने के लिए सर कौन से स्तर अहम है आपके लिहाज से, और क्या लंबी अवधि के निवेशकों के लिए 100 डीएमए 200 डीएमए स्तर का कोई सिग्निफिकेंस है, या हर गिरावट खरीदारी के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए? सर देखिए, मैं एक चीज में बिलीव करता हूँ कि जब आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो आपको ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है। आपको ऐसी कंपनीज पर फोकस करना है जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग है, जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा है, जिनके अंदर बहुत सारे इनोवेशन प्रैक्टिसेस चल रही हैं, जो ग्लोबल मार्केट से इंसुलेटेड है। तो हमें ये लगता है कि मार्केट अप एंड डाउन होता रहेगा, मार्केट में करेक्शंस आएंगे, और जब आप मार्केट में निवेश करते हैं, ये चीज आपको मान लेना चाहिए कि 10 से 15% का करेक्शन आपको मार्केट में कभी भी देखने को मिल सकता है। तो उससे घबराना नहीं है। अभी भी आप देख लें तो 18,500 के आसपास निफ्टी में हाई लगे थे, और अभी हम करीब 17,000 के आसपास हैं। तो हमारे यहाँ जो करेक्शन हुआ है, दैट इज नॉट इवन 10%। अभी तक 10% का करेक्शन भी हमारे बाजारों में देखने को नहीं मिला है। एक छोटा सा मैं आपके साथ यहाँ पर एनालिसिस शेयर करना चाहूंगा कि हांगकांग का एक मेजर इंडेक्स है हैंग सेंग।
जो कि अराउंड 25,000 पर ट्रेड हुआ करता है, 2017-18 की मैं बात कर रहा हूं। और हमारा सेंसेक्स भी लगभग उसी लेवल पर ट्रेड हुआ करता था उस समय में। उसके बाद से हांगकांग की हालत लगातार खराब होती चली गई है और हमारे यहाँ पर ग्रोथ स्टोरी लगातार बढ़ती चली गई है। तो सेंसेक्स 25,000 वाला हो गया 60,000, जबकि हांगकांग की बात कर लें, वहां का इंडेक्स हो गया है 16,500। ऑल तो टाइम लो पे। अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रांग है, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, तो यू आर गोइंग टू आउट परफॉर्म इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। ये होना ही है। और मैं ये चीज आपको दावे से बोल सकता हूं कि अगले 10 साल जो बिलोंग करते हैं वो इंडियन इकोनॉमी को बिलोंग करते हैं। हम सेंसेक्स पर बहुत बड़े टारगेट देखने वाले हैं सर। दिस डिकेड इंडिया विल विटनेस द ग्रोथ स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड।